बहुत समय पहले की बात है। नदी से कुछ दूरी पर अलादीनपुर नाम का एक गांव था। गांव के सभी लोग बहुत धनी और अमीर थे। उसी गांव में विमला अपने पति और अपने एक बेटे के साथ रहती थी। विमला बहुत ही कंजूस औरत थी। उसने एक नौकरानी पायल रख रखी थी। विमला घर का सारा काम पायल से ही कराया करती थी और पायल को बिना किसी गलती के हमेशा डांटती रहती थी। एक बार की बात है। पायल, अरे ओ पायल, कहाँ मर गई? आई मालकिन, अभी आई। तुझे सुनाई नहीं देता क्या? मैं तुझे कब से पागलों की तरह आवाज मारे जा रही हूँ, और तू है कि सुनती ही नहीं। मालकिन, आपने एक बार ही तो पुकारा था और मैं तुरंत आ गई। तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझसे जवान लड़ाती है। जा जाकर घर की साफ सफाई कर और उसके बाद सारे कपड़े भी धो देना। जी मालकिन, मैंने घर की साफ सफाई तो कर दी है और अब मैं कपड़े भी धुल दूंगी। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? घर का सारा काम किए बिना मैं तुझे यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। बेचारी पायल सुबह से शाम तक घर का सारा काम किया करती, लेकिन उसकी मालकिन तब भी उसे परेशान किया करती थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन विमला पायल के ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगाती हुई कहती है। अरे ओ पायल, तूने मेरे बिस्तर के नीचे से मेरे पैसे निकाले हैं, या तो तू उन्हें वापस कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं मालकिन, मैंने आपके पैसे नहीं निकाले हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की है। कई सालों से मैं आपके यहाँ नौकरानी का काम कर रही हूँ। मैंने आज तक आपकी किसी चीज पर नजर नहीं डाली है। मालकिन, मेरा यकीन कीजिए। हाँ विमला, पायल बिल्कुल सही कह रही है। उसने आज तक हमारी कोई चीज नहीं चुराई है। तुम्हें जरूर धोखा लग गया होगा। अजी, आप तो चुप ही रहा करो। और तू पायल, तू मेरे पैसे मुझे वापस देती है या तुझे अभी धक्के मारकर घर से बाहर निकालूं? विमला की बातें सुनकर बेचारी पायल रोने लगती है और रोते हुए विमला से कहती है। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत कहिए। मुझ पर थोड़ा तो तरस खाइए। मैं सच कह रही हूँ मालकिन, मैंने आपके पैसे नहीं चुराए हैं। बस भी करो विमला, अब तुम पायल पर और झूठा इल्जाम मत लगाओ। अजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप पायल की वजह मुझ पर शक कर रहे हैं। आज आपको फैसला करना ही होगा। इस घर में या तो ये पायल ही रहेगी या फिर मैं। नहीं नहीं मालकिन, आप ऐसा मत कहिए। ये तो आप ही का घर है। मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। अब बेचारी पायल वहाँ काम करना छोड़ देती है और वह अपने घर चली जाती है। अब पायल को तो अपना और अपनी बेटी का पेट भरना ही था, इसलिए वह और लोगों की यहाँ काम की तलाश में जाती है। लेकिन बेचारी को कहीं भी काम नहीं मिलता है और वह निराश होकर वापस अपने घर चली जाती है। माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तुझे तो पता ही है बेटी, विमला मालकिन ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे काम से निकाल दिया है। और अब भी मैं काम की तलाश में गई थी, लेकिन अब भी मुझे कोई काम नहीं मिला है। तुम परेशान क्यों होती हो माँ? हम कुछ ना कुछ काम जरूर ढूंढ लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन। माँ, आप क्यों ना जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाए और उन्हें बाजार में बेच दे, जिससे हमारी अच्छी आमदनी हो सकती है। हाँ बेटी, तुम एकदम सही कह रही हो। मैं कल से ऐसा ही करूँगी। फिर पायल अगले ही दिन से वनों में जाने लगती है और वहां से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद उन्हें बाजार में बेचने जाती है। धीरे धीरे पायल की सभी लकड़ियां बिक जाती हैं और उसकी अच्छी आमदनी भी हो जाती है और वह खुशी खुशी बाजार में राशन की दुकान पर जाती है और दुकानदार से कहती है। भाई साहब, ये लीजिए पैसे और मुझे हफ्ते भर का राशन का सामान दे दीजिए। ये लीजिए बहन जी, हफ्ते भर का राशन। पायल दुकानदार से राशन का सामान लेकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और अपनी बेटी से कहती है। ये देखो बेटी, तुम्हारी तरकीब काम कर गई। मेरी सारी लकड़ियाँ बिक गई और ये देखो, मैं हफ्ते भर का राशन का सभी सामान भी लाई हूँ। माँ, ये सब आपकी कड़ी मेहनत का फल है। फिर क्या था, अब तो रोज पायल वनों में जाती और वहां से सूखी लकड़ियां लाकर उन्हें बाजार में बेचती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जब पायल वनों में जाती है तो वह देखती है कि वहां पर सूखी लकड़ियां नहीं थी। अरे ये क्या, यहाँ तो सूखी लकड़ियाँ ही नहीं है। मैं थोड़ा और आगे जाकर देखती हूँ। पायल वनों के बीचों बीच पहुंच जाती है
और देखती है कि वहां पर सूखी लकड़ियां नहीं बल्कि एक गुफा होती है। पायल हिम्मत करके गुफा के अंदर जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे वहां पर एक चमकीला चिराग दिखाई देता है। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? और वो चमकीला चिराग कैसा है? पायल हिम्मत करके उस चिराग को उठाती है और जैसे ही पायल उस चिराग को साफ करती है तो चिराग हिलने लगता है और उसमें से एक बहुत बड़ा जिन निकलता है। ये सब देखकर पायल बहुत ज्यादा डर जाती है। डरो नहीं, मैं इस चिराग में कई सालों से कैद था और तुमने मुझे इस चिराग से आजाद किया है और अब मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। पायल अपने साथ हुई सारी बातें जिन को बताती है कि कैसे उसकी मालकिन ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे नौकरी से निकाल दिया। तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अब तुम मुझे अपने साथ ले चलो। इतना कहकर जिन वापस अपने चिराग में चला जाता है और पायल वो चिराग लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चली जाती है और चिराग के बारे में अपनी बेटी महिमा को बताती है। ये देखो बेटी, आज मुझे जंगल में ये जादुई जिन का चिराग मिला है। फिर पायल उस चिराग को छूती है तो फिर से चिराग हिलने लगता है और उसमें से एक जिन निकलता है। हुक्म कीजिए मालकिन, जो भी आपको चाहिए मैं आपको वही दूंगा। हुक्म कीजिए मालकिन, आपको क्या चाहिए? आप जो भी कहोगी मैं उसे पूरा करूंगा। जिन, हम बहुत गरीब हैं, तुम हमारा बड़ा सा घर बना दो और हमें बहुत सारे पैसे दे दो। जी मालकिन, अभी लीजिए। ये सब सुनकर जिन ताली बजाता है और देखते ही देखते उनकी छोटी सी झोपड़ी एक बड़े से घर में बदल जाती है और उनके पास बहुत सारे पैसे भी आ जाते हैं। अब क्या था, अब तो पायल और उसकी बेटी बहुत अमीर हो जाते हैं और जिन के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन विमला पायल के घर के सामने से जा रही होती है और वह देखती है कि उसकी छोटी सी झोपड़ी की जगह एक बड़ा सा घर होता है। ये सब देखकर विमला खिड़की से अंदर झांकती है और पायल की बातें सुनती है। जादुई चिराग की बातें सुनकर विमला मन ही मन सोचती है, अगर वो जादुई चिराग मुझे मिल जाए तो मैं भी बहुत अमीर बन जाऊंगी। फिर विमला वही रात होने का इंतजार करने लगती है और जैसे ही पायल और उसकी बेटी सो जाती है तो विमला चोरी छुपे घर के अंदर घुसकर चिराग को उठा लेती है और अपने घर चली जाती है। घर जाकर विमला उस चिराग पर अपना हाथ फेरती है तो चिराग हिलने लगता है और उसमें से एक बहुत बड़ा जिन बाहर निकलता है। हुक्म कीजिए मालकिन, आपको क्या चाहिए? अच्छा, ऐसी बात है तो मुझे जाड़ों के दिन बहुत पसंद है। क्या तुम मुझे जाड़ों के दिनों में ले जा सकते हो? जी मालकिन, अभी लीजिए। विमला के ऐसा कहते ही जिन दोनों हाथों से ताली बजाता है। जिन की ताली बजाते ही विमला के चारों ओर ऊंची ऊंची बर्फ की पहाड़ियां आ जाती हैं। वहां इतनी ठंड होती है कि वहां पानी का तालाब भी बर्फ की तरह जमा होता है। वहां विमला की कुल्फी जम जाती है। कभी विमला जिन से कहती है, अरे ओ बेवकूफ जिन, ये तो मुझे कहाँ उठा लाया है? यहाँ तो पानी भी जमा पड़ा है। चल जल्दी से मुझे गर्मियों की जगह ले चल, वरना यहाँ तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। जिन फिर से ताली बजाता है और इस बार वह विमला को तपती धूप में ले आता है जहां धूप के कारण पेड़ भी जले होते हैं और वहां पर आग का लावा बरस रहा होता है। इतनी तपती धूप में विमला का शरीर जलने लगता है और वह कोयले की तरह काला पड़ जाता है। अरे ओ जिन, तू बेवकूफ है क्या? न जाने मुझे कहाँ कहाँ ले जा रहा है। सर्दी के मौसम को कहती हूँ तो ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पानी भी जमा हो, और गर्मियों को कहती हूँ तो ऐसी जगह ले जाता है जहाँ आग का लावा बरस रहा हो। चल बेवकूफ, तू मुझे जल्दी से मेरे घर ही ले चल। विमला के ऐसा कहते ही जिन उसे उसके घर ले जाता है। हे भगवान, ना जाने ये किस बेवकूफ जिन से पाला पड़ गया है। पता नहीं अब मेरा क्या होगा। हुक्म कीजिए मालकिन। अरे मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तू वापस वही चला जा जहाँ से मैं तुझे लाई थी। विमला के ऐसा कहते ही जिन और चिराग वापस पायल के यहाँ चला जाता है और वह सारी बातें पायल और उसकी बेटी को बताता है और कहता है, मैंने उस लालची औरत को अच्छा सबक सिखा दिया है। अब वो तुम्हें तो क्या किसी को भी परेशान नहीं करेगी और तुम्हारी गरीबी भी दूर हो गई है। अब मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं भी चलता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जिन, जो तुमने हमारी मदद की। अब तुम जा सकते हो।
महिमा की बातें सुनकर जिन अपना चिराग लेकर वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। बेटी, अगर ये जादुई चिराग हमें ना मिला होता तो हम हमेशा गरीब ही रहते। अब महिमा अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।